यार ढूंढो उसे, कहाँ चली गई है वो। शादी के ऐन मौके पर यास्मीन अपनी ही शादी से भाग गई थी और इस वक्त पूरे खानदान में हड़कंप मचा था। मिस्टर शकील खान का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। वहां मौजूद किसी भी शख्स को इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन यास्मीन इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी, वो भी किसी के प्यार में। इस वक्त सबकी नजरें खानदान के बड़े बेटे दानिश खान पर टिकी थी। सबको यकीन था कि और कोई कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दानिश यास्मीन को ढूंढ निकालेगा। चाचू, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, यास्मीन मिल जाएगी। यार कैसे फिक्र ना करूं, उसकी बारात आने वाली है और ऐसे में वो। शकील खान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उनके दिल में एक तेज दर्द उठा। वो बेदम होकर सोफे पर गिर पड़े। सबको उनकी फिक्र होने लगी। खुदा के लिए शकील साहब, खुद को संभाले, अगर आप ऐसा करेंगे तो। जी चाहता है कि यास्मीन मेरे सामने आए और मैं उसका गला घोट दूं। कैसे उसने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सब तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है शगुफ्ता बेगम। आज हमारी बेटी हमारे आंखों में धूल डालकर चली गई। कैसी माँ है आप, आपको पता तक नहीं कि आपकी बेटी बाहर किसी से चक्कर चला रही है। शकील साहब की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने अफसोस में सिर हिलाया। सच तो यह था कि यास्मीन ने माँ को 2-3 बार दबे लफ्जों में कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट कर चुप करा दिया था। अब वो उसी का नतीजा भुगत रही थी। उन्हें पछतावा हो रहा था कि काश ये बात उन्होंने अपने शोहर को पहले बता दी होती तो वो कोई रास्ता निकाल लेते, पर अब सिर्फ पछतावा बचा था। अब वो बस यही दुआ कर सकती थी कि उनकी बेटी सही सलामत घर लौटाए। सिर्फ खुदा ही जानता था कि इस वक्त वो कहाँ थी। वो भाग रही थी। दुल्हन के जोड़े में उसने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया था, लेकिन उसे ना मंजिल का पता था, ना रास्तों का अंदाजा। वो अपनी मोहब्बत के लिए पार्लर से भाग निकली थी, पर जिसके लिए उसने ये सब किया था उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। भागते भागते वो जोर से गिरी, जिससे उसकी कलाई की चूड़ियां टूटकर बिखर गई और उसका हाथ जख्मी हो गया। हे अल्लाह, मेरी मदद करना, अगर इनमें से कोई भी मुझ तक पहुंच गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। यास्मीन जैसे ही दोबारा उठी, उसे पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज है। ओ गॉड, कहीं ये दानिश के कुत्ते तो नहीं। अगर वो मुझ तक पहुंच गया तो मेरा बचना नामुमकिन है। वो तो मेरा दुश्मन है। वो घबरा कर फिर भागने लगी कि तभी एक सुनसान सड़क पर एक सफेद रंग की गाड़ी ठीक उसके पास आकर रुकी। वह सहम कर पीछे हटी। गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं, दानिश खान ही था। यास्मीन की धड़कनें जैसे रुक सी गई। वो पीछे हटने लगी, जबकि दानिश अपने पूरे रौब और गुस्से के साथ उसकी तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाता आ रहा था। इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता, यास्मीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दानिश ने उसका हाथ इतनी सख्ती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि वो दर्द से तड़प उठे। आह! उसकी चीख निकल गई। उसके साथ आए सभी बॉडीगार्ड्स ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। छोड़ो मुझे, वो उसकी पकड़ में छटपटाई। भागने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगा तुम भागोगे और मुझसे बच जाओगे? दानिश खान की आंखों में गजब का जुनून था। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे गाड़ी की तरफ घसीटता रहा। इससे पहले कि वो उसे गाड़ी में पटकता, यास्मीन ने उसकी कलाई पर जोर से काट लिया। गुस्से में उसने यास्मीन को गाड़ी पर जोर से पटका। यास्मीन का सिर गाड़ी से इतनी जोर से टकराया कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल उसके दर्द की परवाह किए बिना उसने उसे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। वो सिसक उठी। ये साफ था कि दानिश यास्मीन के मुकाबले बेहद बेरहम और दरिंदा था। गाड़ी खान हाउस की तरफ दौड़ रही थी। उसने फोन पर घर वालों को यास्मीन के मिल जाने की खबर दे दी थी। घर वालों ने जहाँ राहत की सांस ली, वही अब उन्हें चिंता भी सता रही थी कि बारात दरवाजे पर है। अब ये उन्हें क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं लगता शकील कि अब कुछ बचा है। उन्हें सच सच बता दो, ताकि बाद में वे इनकार कर देंगे। भाई साहब, शगुफ्ता बेगम ने अपने जेठ से कहा। तो कर दे इनकार, इसके बाद मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अचानक शकील खान की तरफ से जवाब आया तो शगुफ्ता ने खौफ से अपने होठ भींच लिए। बारात आ गई, बारात आ गई। अचानक बाहर शोर उठा तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यही वक्त था अपनी इज्जत बचाने का, या उसे नीलाम होने देने का। ये आप क्या कह रहे हैं? हम बारात लेकर आए हैं और आप कह रहे हैं कि बारात वापस ले जाए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? मिसेस अंसारी ने रुक रुक कर बात की। यास्मीन उनके बेटे की पसंद थी, जो पहली नजर में ही उस पर अपना दिल हार बैठा था। अहमद ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लिया था। आपको मायूसी होगी, इसलिए बेहतर है कि आप लोग चले जाएं। शकील साहब झूठ बोलकर बेटी का घर नहीं बसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ और खुलकर कहिए।
मिसेस अंसारी ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए माथे पर बल डालकर पूछा। शकील साहब ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा। लड़की भाग गई है। अचानक किसी रिश्तेदार ने जहर उगला तो मिसेस अंसारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वाकई यास्मीन भाग गई है? उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। उन्हें जैसे खुद अपनी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उनके सवाल पर शकील साहब का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। कितनी अफसोस की बात है मिस्टर खान, अगर आपकी बेटी की मर्जी नहीं थी तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था। इन बारात वाले दिन बुलाकर आपने हमें जलील कर दिया। आपने हमारी इज्जत और रुतबे का ख्याल नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया। मिसेस अंसारी गुस्से से तमतमा उठे। आप लोग जा सकते हैं। शकील साहब के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। 4 शब्दों में उन्होंने बात खत्म कर दी। आज उनकी बेटी ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। इकलौती बेटी थी, हर नाज नखरा उठाया था, हर ख्वाहिश पूरी की, कभी सही गलत नहीं देखा, और आज उसी का नतीजा था कि वो उनका सिर शर्म से झुकाकर घर से भाग गए। 4 दिन की मोहब्बत को 20 साल के प्यार पर तरजीह देते हुए वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। लानत है ऐसी परवरिश पर, ऐसी औलाद पाली है आपने। मेरा बेटा ही बेवकूफ़ है जो आपकी इस कैरेक्टरलेस बेटी का दीवाना हो गया। इस बार उन्होंने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हो गई आपकी बात, अब चली जाइए यहाँ से। नसीम खान ने इन मुश्किल हालातों से गुजरते हुए कहा। वे अपने छोटे भाई की हालत देखकर काफी परेशान थे, जो लगातार अपना सीना मल रहे थे और हाथ दिल की तरफ था। जी, जा रहे हैं हम। मामा, ऐसे कैसे चले जाए? मैं यास्मीन से निकाह करना चाहता हूँ। अचानक मिसेस अंसारी का हाथ अपने बेटे के चेहरे पर पड़ा। हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक लड़की घर से भाग गई है और तुम अभी भी उससे निकाह करने की सोच रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो अपने किसी यार के साथ मुंह काला करके भागी थी। मिसेस अंसारी ने नफरत भरे लहजे में पूरे खान हाउस के सामने जहर उगला। इससे पहले कि कोई कुछ जवाब देता, ठीक उसी वक्त दानिश खान की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। दानिश गाड़ी से यास्मीन की कलाई थामे बाहर निकला। सभी ने यह मंजर देखा। लो, आ गई, कर लो निकाह इस घर से भागी हुई बदकिरदार लड़की से। लेकिन मैं इस निकाह में शामिल नहीं होंगी। और हाँ, अगर निकाह कर लिया तो इस कलंक को मेरे घर मत लाना। मिसेस अंसारी के ये शब्द सुनकर यास्मीन, जो दानिश की पकड़ से छुटने के लिए छटपटा रही थी, दंग रह गई। वो अपने लिए इतने गंदे अल्फाज सुन रही थी। हो गई आपकी बकवास। अचानक दानिश की कड़क आवाज वहां गूंजी। सबकी निगाहें उस पर जा टिकी, जिसकी गुस्से से भरी आंखें मिसेस अंसारी पर जमी थी। अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहती है तो चुपचाप यहाँ से चली जाइए। तुम लोगों की औकात नहीं है कि हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ सको। इतना कुछ हो जाने के बाद भी दानिश का गुरु से तना सिर नीचे नहीं झुका था। मिसेस अंसारी तंजे हंसी हंसी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब ये सब कहने की तुम्हारी औकात नहीं रही। मैं यास्मीन से निकाह करूंगा। अरबाज ने जब यास्मीन का दुल्हन वाला रूप देखा तो वो बहक गया। उसे तो बस ये लड़की एक रात के लिए चाहिए थी। एक रात के लिए अगर निकाह भी करना पड़ता तो कर लेता। बाद में कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे तलाक दे देता। बल्कि अब तो उसके पास वजह भी थी। एक रात गुजारने के बाद वो उस पर कीचड़ उछालकर उसे छोड़ देता। खड़े खड़े उसके दिमाग में ये शैतानी प्लान तैयार हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो भागी हुई लड़की है और अभी उसे उसका कजिन पकड़ कर लाया है। न जाने किसके साथ रंग रलिया। मिसेस अंसारी की बात काटते हुए दानिश की आवाज और ऊंची हुई। तुम लोग इज्जतदार लोग हो ना, चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। वो यास्मीन की कलाई पकड़े उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। यास्मीन, जिसे हमेशा वो गलत कहते आई थी, जिसे लड़ती थी, आज वो उसी के लिए स्टैंड ले रहा था। जबकि उसके अपने माँ बाप ने तो उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया था। शकील साहब के दिल में फिर से एक दर्द भरी टीस उठी। अगर उनका वध चलता तो इस वक्त वे यास्मीन के गाल थप्पड़ से लाल कर देते। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मामा। मेरे लिए यास्मीन आज भी वैसे ही पाक साफ है। वैसे निकाह? कौन सा निकाह? दानिश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बेहद कड़वे लहजे में पूछा। सबकी नजरें दानिश पर टिक गई, जबकि दानिश को इस वक्त सिर्फ अपने जान से प्यारे चाचा की फिक्र सता रही थी। उनकी खातिर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। यास्मीन शकील खान, दानिश नसीम खान की बीवी है, इसलिए अब तुम्हारी शक्ल यहाँ दोबारा ना दिखे। निकलो यहाँ से। दानिश ने अरबाज को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरबाज बुरी तरह बौखला गया। दानिश के इस झूठ पर जहाँ यास्मीन की आंखें फटी की फटी रह गई, वही शकील और नसीम खान पर जैसे बम गिर पड़ा। यास्मीन नहीं, यास्मीन दानिश खान मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। अब अपनी आंखें नीचे करो और दफा हो जाए यहाँ से। दानिश ने उसका गिरेबान थाम कर उसे मेन गेट की तरफ धक्का दे दिया। सबने ये मंजर कांपते दिल से देखा था। वे लोग बारात लेकर वापस जा चुके थे, जबकि घर वाले अब दानिश को ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। दानिश, क्या सच में तुमने यास्मीन से निकाह? नसीम साहब ने उलझन में पूछा। दानिश ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई।
बहुत कम मेहमान बचे थे, बाकी जा चुके थे। अंदर चलकर बात करते हैं पापा। ये लड़के अंदर नहीं जाएंगे, अचानक शकील साहब ने खड़े होकर सख्ती से कहा। यास्मीन अपने पापा की बात सुनकर दंग रह गई। ये वही पापा थे जो उस पर जान छिड़कते थे और आज घर की दहलीज पार करने नहीं दे रहे थे। इस वक्त वे हवेली के गार्डन एरिया में थे, जिसे शकील साहब ने खुद अपनी बेटी के लिए खास तौर पर सजवाया था। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, पर उनकी बेटी ने जो किया उसके बाद वो अब उनके लिए खास नहीं रही थी। पापा, नाम मत लेना मेरा, गंदा लगता है, वे दुख और तकलीफ से बोले तो यास्मीन की आंखों में आंसू भर आए। और तमाशा ना बढ़े इसलिए अगले ही पल दानिश यास्मीन की कलाई सख्ती से पकड़कर उसे अंदर ले गया। उसने सीधे स्टोर रूम में ले जाकर उसे ठंडे फर्श पर पटक दिया। यास्मीन खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसने पलटकर उस शख्स को देखा जिसने सबके सामने उसका साथ तो दिया था, लेकिन अब उसकी सजा में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला था। तुमने जो कारनामा किया है ना, वो हमारे लिए किसी गाली से कम नहीं है। अब जब तक तुम जिंदा हो इसी काल कोठरी में रहोगे, समझी तुम? वो दांत पिसते हुए बोला और बाहर निकलकर स्टोर रूम को लॉक कर दिया। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया, जबकि यास्मीन पीछे रोती रह गई। वो ये नहीं जानती थी कि अगर वो बाहर रहती तो उसे कितनी जली कुटी बातें सुननी पड़ती और शायद माँ बाप के हाथों पिटना भी पड़ता। कहने को तो वो किसी को पसंद करती थी और उसके लिए घर से भागी थी, पर कोई नहीं जानता था कि यास्मीन के दिमाग में असल में क्या चल रहा था। अगर वो यह शादी के वक्त घर से भागी थी तो कम से कम उस शख्स को पता तो होना चाहिए था। उसे तो यास्मीन को रिसीव करना चाहिए था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दानिश को बस यही बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी कि आखिर उसने किस बेसिस पर इतना बड़ा कदम उठा लिया। हवेली से मेहमान जा चुके थे और अब वहाँ सिर्फ घर के लोग बचे थे, जो शर्मिंदगी की वजह से एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। दानिश ने दो टूक शब्दों में क्लियर कर दिया था कि उनका कोई निकाह नहीं हुआ है। उसने जो भी ड्रामा किया वो सिर्फ लोगों की जुबान बंद करने के लिए था। ये सुनकर नसीम साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से को दबाने की कोशिश में लाल हो चुका था। उन्होंने दानिश से सीधे कहा, तो फिर अब निकाह कर ही लो, इसमें बुराई क्या है? अपनी बात को सच साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अपने पापा की बात सुनकर दानिश सन रह गया। उसने एक नजर अपने चाचा की तरफ डाली, जिनके चेहरे की खामोशी साफ कह रही थी कि वो भी यही चाहते हैं। दानिश ने वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, क्या सच में आप सब यही चाहते हैं? जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने एक ठंडी और तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपना सिर झटका और बोला, ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। उसकी शर्त मान ली गई और देखते ही देखते हवेली में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। उधर काल कोठरी का दरवाजा खुला तो यास्मीन को लगा कि शायद उसके पापा आए हैं, लेकिन सामने अपनी माँ को खड़ा देख उसके कदम वही थम गए। वो मम्मा कहकर उनके करीब जाने ही वाली थी कि शगुफ्ता बेगम ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखों की सख्ती देखकर यास्मीन का दिल बैठ गया। काश तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। शगुफ्ता बेगम का लहजा दुख और कड़वाहट से भरा था। यास्मीन के मुंह से बस इतना ही निकला, मम्मा प्लीज चुप रहो, खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा माँ कहा। तुम जैसे औलाद से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत का मेरे और तुम्हारे बाप पर क्या असर होगा। कैसी बेटी हो तुम, जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में लगा दी, तुमने आज उसी शख्स को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। माँ के इन तीखी शब्दों ने यास्मीन का सिर झुका दिया। शगुफ्ता बेगम ने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही सपाट लहजे में कहा, बस बहुत हो गए, तुम अपनी इज्जत और हमारा भरोसा सब कुछ खो चुके हो। अब से कुछ ही देर में तुम्हारा और दानिश का निकाह है। खुदा के लिए इस बार हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ देना, वरना इनकार करने से पहले मुझे और अपने बाप को जहर दे देना, क्योंकि अब तुम्हारा एक ना तुम्हारे बाप को सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो ये निकाह या फिर अपने बाप का जनाजा। यास्मीन बुरी तरह तड़प उठी, पर उसकी माँ का दिल नहीं पसीजा। कहा ना, मेरा नाम मत लो। जब तुम मुझे माँ बोलती हो तो मुझे इस शब्द से नफरत होने लगती है। तुम किसी रिश्ते के काबिल नहीं हो, चलो मेरे साथ। उन्होंने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी और घसीटते हुए उसे वहां ले आई जहाँ निकाह का इंतजाम किया गया था। वहां उसे लगभग पटकते हुए बिठाया गया और ठीक उसी पल मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में निकाह पूरा हुआ। शकील साहब के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई। दानिश ने आगे बढ़कर अपने चाचा को गले लगाया, लेकिन शकील साहब के अगले शब्दों ने सबको पत्थर का बना दिया। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा, आज के बाद हमारा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिए या मरे, तुम इसके साथ जो चाहो करो, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे लिए ये लड़के आज ही मर गए। उनके इन शब्दों ने यास्मीन के वजूद को अंदर तक तोड़कर रख दिया। आज मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म, मैंने तुम्हें निकाह में देखकर ही दफना दिया। उनके शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भिगो दी। यास्मीन का सिर झुका हुआ था
اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کان سن ہو گئے ہو اور چاروں طرف بس سناٹا ہو، پر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شکیل صاحب کے فیصلے کے خلاف ایک شبد بھی بول سکے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور ان کی بیوی بھی چپ چاپ ان کے پیچھے چلی گئی۔ نسیم صاحب نے اپنے بیٹے دانش کو ایک وارننگ بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یاسمین کی غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دانش کا غصہ اس لڑکی کو توڑ کر رکھ دے گا۔ حالانکہ اب وہ لڑکی کسی کی نظر میں معصوم نہیں رہ گئی تھی۔ سب کی جاتے ہی دانش یاسمین کی طرف مڑا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا۔ یاسمین نے اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑا دی، لیکن دانش کی آنکھوں میں دھڑکتی آنکھ دیکھ کر اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دانش اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے یاسمین کو بستر پر پٹکا اور دروازہ لاک کر دیا۔ یاسمین ڈر سے پیچھے ہٹی۔ دانش کی آنکھوں کا سرخ لال رنگ اسے دہلا رہا تھا۔ اگلے ہی پل جب دانش نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف پھینکا تو یاسمین نے اپنے ہونٹوں کو زور سے بھینچ لیا۔ وہی گھسا پھٹا خاندانی مرد۔ یاسمین ایک کڑوی ہنسی ہنسی، جسے دیکھ دانش اور بھی زیادہ بھڑک گیا۔ اس نے جھٹکے سے یاسمین کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کا سر تکیے پر دے مارا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، بہت بڑا تیر مارا ہے جو یوں مسکرا رہی ہو۔ دانش کی آواز میں زہر تھا۔ تم نہ پہلے مرد ہو نہ آخری جو نکاح کا حق جتا کر اپنی بیوی کا ریپ کرنے جا رہا ہے۔ یاسمین نے پلٹ کر جواب دیا، اپنی زبان کو لگام دو۔ دانش نے اس کا زبڑا اتنی زور سے دبوچا کہ یاسمین کے منہ سے کرا بھی نہیں نکل سکی۔ ریپ کیا ہوتا ہے جانتی بھی ہو؟ اگر میں صحیح وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو گلی کے کتے تمہیں نوچ رہے ہوتے، تب تمہیں پتہ چلتا۔ تو تم کیا الگ کر رہے ہو؟ یاسمین نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم بھی تو وہی کر رہے ہو، بس فرق اتنا ہوتا کہ وہ گلی کے کتے ہوتے اور تم۔ اچانک دانش کا ہاتھ اٹھا لیکن ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی باہر سے بھلے ہی بہادر بن رہی ہے، لیکن اس کا ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور بے ہوش ہو جائے گی۔ یاسمین بھی سہم کر اپنی بات بیچ میں ہی روک گئی۔ دانش نے اپنا پورا غصہ دیوار پر مکہ مار کر نکالا۔ میرا صبر مت آزماؤ یاسمین، ورنہ اپنے اس ہاتھ سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، وہ بےحد ٹھنڈے اور ڈراونے انداز میں بولا۔ یاسمین اس بار چپ رہی، لیکن اس کا کانپتا ہوا وجود اس کی دہشت کی گواہی دے رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں گا؟ دانش نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے پیچھے قدم ہٹائے۔ ہو کیا تم؟ آخر ہے کیا تم میں ایسا جسے دیکھ کر میں تمہارے قریب آنے کی سوچوں بھی؟ اس کی بات سن کر یاسمین کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ دانش خان تمہیں چھوئے بھی۔ میری بیوی بننے کی ایک بھی کوالٹی نہیں ہے تم میں نے تم سے نکاح تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے خاندان کی بچی کچی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ نکاح میں نے اپنے چاچا کے ان جھکتے ہوئے کندھوں کو دیکھ کر کیا ہے۔ پر تمہیں کیا؟ تمہارے پیرنٹس تمہاری اس حرکت سے جیے یا مرے، تمہیں تو بس اپنی محبت کا بھوت سوار تھا نا۔ پر یاد رکھنا، اس بھوت کو میں بہت جلد اتار پھینکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ نفرت سے پیچھے ہٹا، جبکہ یاسمین ڈر سے کانپتے ہوئے اور پیچھے سرک گئی۔ بیڈ سے اترو ابھی۔ دانش اچانک اپنی سخت ٹون میں واپس آیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ نیچے اترو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ یاسمین سہم کر ترنت بیڈ کے نیچے اتر گئی۔ اس کے قریب آ کر اس کے سجے دھجے حلیے کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، چینج کرو یہ ڈریس۔ آج کے بعد مجھے تم کبھی سجتی سورتی دکھائی مت دینا۔ تم اب صرف سادگی میں رہو گے۔ سادگی مطلب بالکل سادگی۔ آج سے تمہارا سجنا سورنا بند۔ جاؤ چینج کرو۔ وہ ایک ایک شبد چبا کر بولا تو یاسمین خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا، لیکن اس نے سب سے سادھارن سا جوڑا نکالا، اتنا سادہ کہ ان کے گھر کی نوکرانیاں بھی ویسا نہ پہنے۔ جب وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہ وہی تھا۔ دانش نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ سادھارن کپڑوں میں بھی کسی پری جیسی چمک رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے سرخ سفید گال، اس کی گہری ہری آنکھیں اور گردن کے پاس وہ قاتل تھے۔ وہ خوبصورتی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی خوبصورتی سے مات دے سکتی تھی، لیکن سامنے دانش خان تھا۔ اس پر اس حسن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایک عورت کا اصلی گہنا اس کی حیا ہوتی ہے، اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی نظر میں بے حیا کے سوا کچھ نہیں تھی۔ آج کے بعد تم نہ تو مجھے بیڈ پر نظر آؤ گی اور نہ ہی صوفے پر، وہاں نیچے کارپیٹ پر سو گی۔ اس نے فرش کی طرف اشارہ کیا، اور اس کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی مت کرنا۔ جیو یا مرو، اب اسی کمرے میں رہنا۔ تمہاری ضرورت کی چیزیں تم تک پہنچ جائے گی، لیکن میں تمہیں اس کمرے کی دہلیز کے باہر نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ اس نے یاسمین کا بازو زور سے جکڑ کر اپنی بات دہرائی۔ اس کا یہ انداز یاسمین کو زہر جیسا لگ رہا تھا۔ دانش نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، جس سے وہ صوفے سے ٹکراتی ہوئی نیچے کارپیٹ پر جا گری۔ اس نے الماری سے ایک ہلکا سا کمبل نکالا اور اس کے منہ پر دے مارا۔
इसे ओढ़ो और सो जाओ। यास्मीन ने अब बहस करना ठीक नहीं समझा। वो जानती थी कि ये इंसान उस पर हाथ उठा सकता है। जिस बाप ने उसे आज तक फूलों की तरह रखा था, उसके सामने आज एक ऐसा शख्स था जो उसकी रूह तक को चोट पहुंचा रहा था। वो चुपचाप कंबल ओढ़कर कारपेट पर लेट गई। उसके लेटते ही दानिश बाथरूम में घुस गया और शावर लेने लगा। वो अपनी आंखें मींच कर गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर नफरत की आग ठंडी नहीं हो रही थी। वो बुरी तरह उलझ चुका था। एक ऐसी लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी जिससे उसे चिढ़ थी, और अब उसे पूरी जिंदगी उसे झेलना था। जब वो शावर लेकर नाइट ड्रेस में बाहर आया तो यास्मीन सिर तक कंबल ओढ़े खुद को उसमें छिपाए लेटी थी। दानिश ने यास्मीन के कांपते हुए वजूद को महसूस किया, जिससे उसके कदम एक पल के लिए थमे जरूर, लेकिन फिर उसकी आज की हरकत याद करते ही उसने अपना दिल पत्थर जैसा सख्त कर लिया। बाल सुखाकर और लाइट्स को डिम करके वो बेड की तरफ बढ़ा और मोबाइल पर कुछ चेक करने लगा। हवेली में अब सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो, लेकिन फिर भी उसका सिक्स सेंस उसे लगातार वार्निंग दे रहा था कि कुछ तो गलत है। उधर शगुफ्ता बेगम शकील साहब को दवा देकर वही उनके पास बैठ गई। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। शकील साहब ने आंखें बंद की और भरे हुए लहजे में बोले, कहते हैं बहन और बेटी में फर्क होता है। बहन के लिए दिल सख्त हो सकता है, पर बेटी के लिए नरम। मैं पहले ये नहीं मानता था, पर आज मानना पड़ा। तारीख खुद को दोहराती है शगुफ्ता। आज इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। उनकी आंखें नम थी और दिल में दर्द का तूफान था। शगुफ्ता बेगम के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। शकील साहब यादों के भंवर में खो गए। उनके पापा ने 2 शादियां की थी। दूसरी माँ से उनकी एक बहन थी जिसे शकील साहब हमेशा बहुत सख्ती से पेश आते थे। वो बहन किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का एक मोची खानदान से था। शकील साहब ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया और बहन की शादी कहीं और तय कर दी। उनके जुल्मों से तंग आकर बहन शादी वाले दिन घर से भाग गई। जब वो वापस मिली तो शकील साहब ने उसे ऐसी सजा दी जो रूह को कांप दे। उसे 2 साल तक कालकोठरी में बंद रखा और उस लड़के को शहर से ही गायब करवा दिया। 2 साल बाद उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी एक मामूली परिवार में कर दी, लेकिन वो रिश्ता टिक नहीं पाया और जल्द ही उसका तलाक हो गया। वो तलाक लेकर भी वापस नहीं आई। इस बात को 20 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उस घटना का एक एक पल शकील साहब के दिमाग में ताज़ा था। आज जब उनकी अपनी बेटी घर छोड़कर भागी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सब कर्म है। उन्हें इसी दुनिया में अपने किए की सजा मिल रही थी। शगुफ्ता बेगम सब समझ रही थी और खामोश थी। वो तब भी चुप थी जब उनके शोहर ने अपनी बहन पर जुल्म किया था, और वो आज भी चुप थी जब उनकी बेटी के साथ सख्ती हो रही थी। शायद इस समाज में औरतों को बचपन से ही सब्र और खामोशी का पाठ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को ये पाठ नहीं पढ़ा सकी। यास्मीन जिद्दी और गुस्सेल थी, और उसकी इस मनमानी का नतीजा था कि आज वो इस हाल में थी। मम्मा, अचानक यास्मीन एक डरावना सपना देखकर चिपती हुई उठी और घबराकर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन उसी पल दानिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जोर से पीछे खींचा। दानिश लैपटॉप पर काम कर रहा था और यास्मीन की चीख सुनकर चौंक गया था। कहाँ जा रही हो तुम? उसने सख्त लहजे में पूछा। मेरी मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे उन्हें देखना है। यास्मीन बेकाबू होकर टूटे फूटे शब्दों में बस यही दोहराई जा रही थी। बकवास बंद करो और जाकर चुपचाप अपनी जगह पर लेटो। आधी रात को ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है। दानिश ने उसे वापस अपनी जगह पर लाते हुए झटके से पटक दिया। यास्मीन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी कलाई बुरी तरह मुड़ चुकी थी। कल भी वो उसी कलाई के बल गिरी थी, और आज दोबारा उसी जगह चोट लगने से उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। उधर से तड़पते हुए अपना सिर घुटनों में छिपाकर दाएं बाएं मारने लगी। वो अपनी कलाई को दूसरे हाथ से जकड़े हुए सिसक रही थी। उसका ये दर्द से बिलबिलाना देख दानिश से रहा नहीं गया। वो घुटनों के बल उसके पास बैठा और उसकी कलाई थाम कर उसे झटके से सीधा किया। यास्मीन दर्द के मारे तड़प कर उसके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। दानिश ने ना चाहते हुए भी उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को एक पल देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। यास्मीन का रोना अब थोड़ा कम हुआ था, पर वो अब सोफे का सहारा लिए खाली नजरों से दीवार को घूर रही थी। मैंने तुम्हें सोने को कहा है यास्मीन, दानिश ने उसे घूरते हुए टोका। नींद नहीं आ रही, उसने दानिश की तरफ देखे बिना एकदम सपाट लहजे में कहा। तो क्या चाहती हो, रात भर जागना है? अगर कहो तो नींद न आने की कोई ठोस वजह दे दूं। आपके पास दानिश का लहजा डरावना था। यास्मीन ने एक नज़र उसे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं आपके टाइप की नहीं हूँ दानिश खान, मैं आपको सूट नहीं करती। आखिर एक बदकिरदार लड़की ही तो हूँ मैं। उसकी बात सुनकर दानिश को गुस्सा आ गया। बिल्कुल, तुम वाकई मेरी टाइप की नहीं हो, और बहुत जल्द मेरी टाइप की लड़की इस बिस्तर पर मेरे करीब होगी, मेरी बाहों में। लेकिन याद रखना, उसके आने के बाद भी तुम्हारी जगह वही रहेगी जहाँ तुम इस वक्त हो, फर्श पर।
दानिश ने उसकी रूह को जख्मी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यास्मीन बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गई, जबकि दानिश को न जाने क्यों बेमतलब गुस्सा आने लगा। दिन धीरे धीरे और बड़ी सुस्ती से गुजरने लगे। यास्मीन सारा दिन कमरे में बंद रहती और बाहर से दरवाजा लॉक रहता। उसकी जरूरत का सामान और खाना पीना एक नौकरानी दे जाती और फिर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता। यास्मीन ने इस पर कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अब किसी से कुछ नहीं कहना था। इतने दिन बीत गए थे पर उसके माँ बाप उसे ऐसे भूल गए थे जैसे वो इस दुनिया में हो ही नहीं। उसने कई बार सोचा कि सबको सच बता दे, पर किसी ने उससे कुछ पूछना जरूरी ही नहीं समझा। और दानिश, वो भी तो उससे कटा कटा रहता था। ये अकेलापन और दर्द जानलेवा था, और इससे भी बड़ा दुख उसे अभी मिलने वाला था। अभी कुछ देर पहले ही नौकरानी उसे खाना देकर गई थी। यास्मीन टेबल से खाना उठाकर कारपेट पर बैठ गई और चुपचाप अपना पेट भरने लगी। उसे बहुत ही मामूली खाना दिया जाता था, कभी उबले हुए चावल और पानी, तो कभी आधी रोटी के साथ दाल। शुरू में उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और दानिश से लड़ी भी थी, लेकिन दानिश ने इतने बुरे शब्दों में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई कि उसने बोलना ही छोड़ दिया। तुम बहुत ही जालिम इंसान हो, मेरे खाने पीने तक पर भी पाबंदी लगा दी। अल्लाह तुम्हारे इस जुल्म का बदला तुमसे जरूर लेगा, यास्मीन ने भरभराई आवाज में कहा। हो गई तुम्हारी बकवास, अब मेरी बात सुनो। दानिश ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहना शुरू किया। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, मेरा घर है, और शुक्र मनाओ कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें खिला रहा हूँ, वरना मेरा तो मन करता है ये खाना किसी भिखारी को दे दो, कम से कम वो दुआ तो देगा। तुम्हें खिलाना तो बस बर्बादी है। और किस हक की बात कर रही हो तुम? जिस दिन तुम भाग गई थी ना, उस दिन तुम्हारा सारा हक खत्म हो गया था। ये सब बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर यास्मीन उस दिन बहुत रोई। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अपने आंसू पोंछकर उसने गहरी सांस ली और खुदा से बातें करने लगी। उसने सोचा, मैं इसे उसी दिन माफ करूंगी जिस दिन ये खुद अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। लेकिन साथ ही उसने पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। जब माँ बाप ने ही रिश्ता तोड़ लिया तो इस बेहिसाब और खुदगर्ज इंसान से क्या शिकायत करना। उसने उबले हुए चावलों का एक निवाला बनाया। उसे यह कैद हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे और अब उसने इस कैद को ही अपनी किस्मत मान लिया था। अक्सर रात में दानिश कमरे में नहीं आता था और वो पूरी रात डर में गुजार देती, लेकिन वो ना काउच पर सोती और ना ही उसके नरम बिस्तर पर। वो खुद को उस बिस्तर के काबिल नहीं समझती थी या उस शख्स को अपने काबिल नहीं मानती थी। ये रात सिर्फ वही जानती थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक कम उम्र की लड़की जोया दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे उसका शौहर दानिश भी आया। वाह दानिश, आपका कमरा तो बहुत प्यारा है, जोया खुशी से चहकते हुए बोली। यास्मीन का हाथ निवाला लिए वही रुक गया। इन 2 महीनों में कम खाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपनी उम्र से 4 साल छोटी लगने लगी थी। कैसा लगा जान? दानिश ने एक नजर सामने बैठी यास्मीन पर डाली और फिर पूरी तरह जोया की ओर मुड़ गया। बहुत अच्छा, लेकिन दानिश, जब मैं इस कमरे में शिफ्ट होंगी तो अपनी मर्जी से सारी सेटिंग बदल दूंगी, जोया ने इतराते हुए कहा। जैसा तुम चाहो, दानिश धीरे से मुस्कुराया। यास्मीन लगातार जोया को घूर रही थी। वैसे हमारी शादी के बाद जब मैं दुल्हन बनकर यहाँ आऊंगी तो इसे कहाँ भेजेंगे? जोया ने दानिश के करीब जाकर उसके कान में पूछा। हमारी हवेली में एक काल कोठरी है, इन जैसे लोगों की जगह वही है, डोंट वरी। दानिश उसका हाथ थाम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी यास्मीन की आवाज सुनकर दानिश चिढ़ गया और जोया के चेहरे का रंग उड़ गया। यास्मीन हाथ साफ करते हुए उसके करीब आई। जिस दिन तुम दुल्हन बनकर इस कमरे में आओगी वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। समझो एक साथ 2 खुशियां मिलेगी। यास्मीन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कमजोरी के बावजूद उसका चेहरा चमक रहा था। दानिश को महसूस हुआ कि जोया उसके सामने बहुत फीकी लग रही है। पूछोगी नहीं कैसी खुशी? चलो मैं ही बता देती हूँ। पहली खुशी, इस कमरे से हमेशा के लिए रिहाई। मेरे लिए तो वो काल कोठरी भी इस कमरे से बेहतर जन्नत जैसी होगी। और दूसरी खुशी, ऊपर वाला सबको वैसा ही पार्टनर देता है जैसा वो खुद होता है। तुम इसे और ये तुम्हें डिजर्व करते हैं। एक जैसे होना दोनों। यास्मीन के लहजे में नफरत कुट कुट कर भरी थी। दानिश को उसके एटीट्यूड पर जबरदस्त गुस्सा आया। 2 महीने तक इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी यास्मीन की हिम्मत और उसकी आकड़ टूटी नहीं थी। जोया ने गुस्से में अपने दांत पीसे। एक नजर यास्मीन को देखा, फिर दानिश की तरफ देखकर कमरे से बाहर निकल गई। दानिश ने भी यास्मीन को घूरती हुई नजर से देखा और दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया। यास्मीन वापस कारपेट पर बैठ गई और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना खाना खत्म करने लगी। वो जानती थी कि ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। कुछ ही देर में दानिश एक तूफान बनकर वापस आएगा। और हुआ भी वही। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और दानिश अंदर आकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। यास्मीन जो बर्तन समेट रही थी,
दानिश को गुस्से में अपनी तरफ आता देख थम गई। दानिश ने उसके बालों को बेरहमी से जकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या समझती हो तुम खुद को? कौन मुझे डिजर्व करता है और कौन नहीं? अब ये तुम बताओगी मुझे? दानिश का पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन यास्मीन का लापरवाह अंदाज उसके गुस्से में घी डालने का काम कर रहा था। दानिश ने झटके से उसके बाल छोड़े तो वो बिस्तर पर जा गिरी। कितने समय बाद उसने उस बिस्तर की नरमी महसूस की थी। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पूरी दुनिया में आपको ये मिली थी, पर खैर आपका भी क्या कसूर? इंसान के बड़े बोर ही अक्सर उसके सामने आते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों मेरे हाथों मरना चाहती हो? दानिश ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। हाँ, मार दो मुझे, मार डालो, ताकि आपकी भी जान छूटे और मेरी भी। यास्मीन इस बार पागलों की तरह चिल्लाई। अपनी आवाज नीचे रखो, वरना हलक से जुबान खींच लूंगा। दानिश दहाड़ा। महीनों की खामोशी के बाद आज फिर उनके बीच वही पुराना झगड़ा शुरू हो गया था। इतनी आसान मौत तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, दानिश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जो जिल्लत तुमने मुझे दी है, अभी तो उसका एक हिस्सा भी तुम्हें वापस नहीं मिला, यास्मीन ने भी जवाब दिया। और जो जिल्लत आपको जया से मिलने वाली है, उसके बारे में क्या ख्याल है? दानिश के माथे पर बल पड़ गए। पहले मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो, ये तो आपको वक्त ही बताएगा, यास्मीन ने रुखासी से कहा। तो तुम ही बता दो ना, दानिश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी नजदीकी से यास्मीन का दिल एक पल के लिए डूबने लगा। इन 2 महीनों में दानिश एक पल के लिए भी उससे लापरवाह नहीं हुआ था। यहाँ तक कि घर का कोई और मेंबर भी उसे देख नहीं पाता था। दानिश ने निकाह की शर्त यही रखी थी कि कोई यास्मीन और उसके मामले में नहीं बोलेगा। यास्मीन के माँ बाप अपनी बेटी को देखने के लिए तड़पते थे, पर दानिश की जिद के आगे मजबूर थे। दानिश ने उसे हर तरह से टॉर्चर किया था, लेकिन यास्मीन ने सब चुपचाप सहा। सच तो ये था कि दानिश को पहले से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। वो चाहता था कि यास्मीन कुछ बोले, माफी मांगे, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, ताकि वो उसे माफ करके बीवी का दर्जा दे सके। उसे लगा था कि जोया को देखकर यास्मीन जल जाएगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी, पर यास्मीन ने तो उसे ही जोया के नाम की चोट दे दी थी। मुझे गायब हुए सिर्फ 2 घंटे हुए थे और तुमने मुझे ढूंढ निकाला, क्योंकि तुम दानिश खान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि वही शख्स अपनी होने वाली बीवी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता। दानिश उसे खामोशी से देखता रहा। फिर उसने यास्मीन को अपने और करीब खींच लिया, यहाँ तक कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम जानती हो उसे? दानिश की आवाज भारी थी। यास्मीन का दिल जोर से धड़कने लगा। इन 2 महीनों में वो एक बार भी उसके करीब नहीं आया था। उसे छूना तो दूर, उसने यास्मीन की तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन अब जब वो उसके एहसास को इतनी शिद्दत से महसूस कर रही थी, तो उसके पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। यास्मीन ने पूरी कोशिश की कि उसकी घबराहट चेहरे पर ना आए। उसकी बात सुनकर वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोली, कभी नहीं बताऊंगी। ये वही कान था जहाँ कुछ देर पहले जोया ने कुछ कहा था, लेकिन अब यास्मीन ने बोलते हुए अपने लबों का गहरा एहसास वहां छोड़ दिया। दानिश ने खुद पर काबू खोते हुए उस पल को अपनी रूह में उतरते महसूस किया। तुम जान से जाओगी, मिसेस दानिश खान। दानिश ने उसे अपनी सांसों के और करीब खींच लिया। जब उसने उसे मिसेस दानिश खान कहकर पुकारा तो यास्मीन की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लगा शायद उसने सुनने में गलती कर दी है। छोड़िए मुझे, वो उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन दानिश ने उनके बीच के उस 1 इंच के फासले को भी खत्म कर दिया। वे दोनों अब इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा का गुजरना भी मुमकिन नहीं था। यास्मीन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दानिश जैसे ताकतवर एक शख्स को पीछे हटा सके। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो, दानिश ने उसे चैलेंज किया। मुझे दर्द हो रहा है। यास्मीन की आवाज भीग गई। मुझे भी तो 2 महीने से दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? दानिश ने नाराजगी से कहा। कैसा दर्द? दर्द तो आपने मुझे दिया है। बिना मेरी सफाई सुने सबने मुझे सजा सुना दी। 2 महीने से सबने मुझसे रिश्ता तोड़ रखा है। आपने तो सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझसे निकाह किया था। खानदान की इज्जत तो बच गई, लेकिन यास्मीन मर गई, वो हिचकियां लेते हुए बोली। दानिश ने अपने होठ भींच ले। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। तुमने भागकर जो गलती की है उसकी सजा जानती हो? यास्मीन फिर उसी कड़वाहट के साथ मुस्कुराई। हाँ, जानती हूँ। सारी जिंदगी इसी कमरे में कैद रखोगे, जीना मुश्किल कर दोगे, और एक दिन यास्मीन मर जाएगी। इसी कमरे में मेरा जनाजा निकलेगा। पर आपको कसम है, जिन माँ बाप ने मुझे यूं बेसहारा छोड़ दिया, उन्हें मेरे जनाजे में शामिल मत होने देना। यास्मीन की कड़वाहट और बेबसी देख दानिश सन रह गया। उसके मरने की बात सुनकर दानिश को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। अगले ही पल वह यास्मीन के लबों पर झुक गया, उसकी सांसों को खुद में समेटते हुए उसे बेबस कर दिया। अजीब लड़की हो तुम, दिल भी खुद दुखाती हो और मासूम भी खुद बनती हो। उसने यास्मीन के माथे से अपना माथा टिकाते हुए एक गहरी सांस ली। यास्मीन ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। यास्मीन का वजूद जैसे बेजान हो चुका था।
वो तो दानिश की मजबूत पकड़ थी जिसने उसे थाम रखा था, वरना वो कब की जमीन पर ढेर हो चुकी होती। एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप ने उसे पलकों पर बिठाया, उसकी हर जिद पूरी की, यहाँ तक कि वो खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझती थी। फिर अचानक एक दिन उसकी मर्जी पूछे बिना उसका रिश्ता तय कर दिया गया। उसे गुस्सा आया था। क्या एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि उनकी बेटी के दिल में क्या है? जब उसने अपनी माँ से कहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो माँ बाप की इज्जत की दुहाई देकर उसे चुप करा दिया गया। और वो मान भी गई। क्यों? क्योंकि जिस वजह से वो मना कर रही थी, उसे लगा कि वो वजह अब खत्म हो चुकी है। दानिश बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुन रहा था। तभी यास्मीन ने नजरें उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं पहले क्यों नहीं भागी? मेरे पास तो कई मौके थे। फिर मैंने शादी वाले दिन ही माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का फैसला क्यों किया? और वो भी अकेले। जिसके लिए मैं भागी वो कहाँ था? क्या इन 2 महीनों में उसने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश भी की जिसने उसे भगाया था? दानिश की पकड़ उसकी कमर से ढीली पड़ गई। यास्मीन ने बिना कुछ सोचे गुस्से में दानिश का कॉलर पकड़ लिया। मेरे मोबाइल से तुम्हें ऐसा कौन सा डेटा मिला जिसने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया? उसका एक एक शब्द सच की गवाही दे रहा था। दानिश उलझ गया। पर तुम भागी क्यों? यास्मीन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। नहीं बताऊंगी। जो करना है कर लो। मैं अपने किए की सजा काट चुकी हूँ और आगे भी तैयार हूँ, पर अब कोई सफाई नहीं दूंगी। उसका कॉलर झटके से छोड़कर वो पीछे हटी तो वो लड़खड़ा गई। दानिश ने फिर से उसे सहारा दिया। छोड़िए मुझे, आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। जाइए, जोया से शादी कीजिए और अपनी जिंदगी का जश्न मनाइए। बस मुझे बता दीजिएगा कि कमरा कब खाली करना है। वो पलटने ही वाली थी कि दानिश के दिल में जैसे कुछ खींच सा गया। उसने झटके से उसे अपनी ओर मोड़ा और फिर उसके लबों के करीब आ गया। बताओ मुझे, क्यों भागी थी तुम? वो उसे अपने करीब खींचते हुए पेट तक ले आया। यास्मीन घबरा कर पीछे हटी। करीब आए तो कुछ भी नहीं बताऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। एक कान के नीचे लगाऊंगा। दानिश ने उसे धमकाया और खुद तकिए पर टिक गया। फिर यास्मीन का सिर अपने सीने पर रख लिया। यास्मीन हैरान थी। दानिश का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसे डर लगा। क्या इसे सब पता चल गया है? दानिश आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में था। यास्मीन ने हटने की कोशिश की, पर उसने उसे और कस लिया। इन 2 महीनों में तुम्हारा मोबाइल मेरे पास था, पर मैंने कभी उसे चेक नहीं किया। दानिश ने उसकी ओर करवट ली और धीरे से उसके गालों पर उंगलियां फेरने लगा। यास्मीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ दिमाग कहता था कि चेक करो कि तुम किसके लिए भागी थी, पर दूसरी तरफ मेरा दिल कहता था कि यास्मीन शकील खान का किरदार साफ है। यास्मीन बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। वो सुन थी। अब दानिश कौन सा नया राज खुलने वाला था। फिर पता नहीं क्या हुआ। 3 दिन पहले मैंने तुम्हारा मोबाइल ऑन किया। उसकी चार्जिंग खत्म थी। मैंने उसे चार्ज किया। दानिश की उंगलियां उसके गालों से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंच गई और वो धीरे धीरे और करीब आने लगा। यास्मीन के दिल की धड़कनें बेकाबू थी और दानिश उन धड़कनों के उतार चढ़ाव को अपनी उंगलियों से महसूस कर रहा था। वो खुद पर काबू खोता जा रहा था। तुम्हारे भागने का राज तो नहीं खुला, लेकिन एक दूसरा राज खुल गया है। दानिश ने गहरी नजरों से उसे देखा। यास्मीन की सांसें जैसे रुक गई थी। अगले ही पल दानिश पूरी तरह उस पर हावी हो गया। मैं नहीं जानता था कि मुझ जैसा सड़ियल, गुस्सेल और खड़ूस इंसान तुम्हें इतना पसंद है। उसने यास्मीन के कान में सरगोशी की। यास्मीन की आंखों से आंसू निकले और तकिए में समा गए। दानिश ने झुककर उसकी आंखों को चूमा। इतना प्यार करती थी मुझसे, तो कभी बताया क्यों नहीं? उसने अपनी दाढ़ी यास्मीन की गाल से रख ली, जिससे यास्मीन के मुंह से एक सिसकी निकल गई। नहीं करती मैं कोई प्यार। उसने इनकार करना चाहा, लेकिन दानिश ने हक से उसके गाल पर काट लिया। ऐसे कैसे नहीं करती? तुम्हारे मोबाइल में अपने नाम का फोल्डर देख चुका हूँ। पूरी गैलरी मेरी तस्वीरों से भरी पड़ी है और तुम अब भी इनकार कर रही हो। उसने शरारत से और शिद्दत से उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिया। यास्मीन तड़प उठी। अब जल्दी बताओ क्यों भागी थी, वरना इतना बड़ा सच जानने के बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्या करेंगे आप? यास्मीन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, जैसे वह उसे और उकसा रही हो। तुम्हारी रूह में समा जाऊंगा, ये जानकर कि तुम्हारी नस नस में सिर्फ मैं बसा हूं। तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे दूर रहूंगा? दानिश ने उसकी धड़कनों पर हाथ रखते हुए उसे सहमा दिया। नहीं दानिश, प्लीज नहीं। यास्मीन डर रही थी, लेकिन दानिश ने अपनी शर्ट उतार फेंकी। उसके मजबूत मसल देखकर यास्मीन के रोंगटे खड़े हो गए। पागल हो गए आप? छोड़िए मुझे। दानिश ने उसके लबों को खामोश किया और उसकी नाजुक कमर को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। अभी भी वक्त है, बता दो, वरना अगला कदम और भी खतरनाक होगा। उसने यास्मीन के पैर पर अपने होंठ रखे, जिससे वह सिहर उठी। क्या हुआ? मजा आया या दर्द हुआ? दानिश ने आंख मारकर पूछा। यास्मीन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही खड़ूस दानिश है। मैं जान ले लूंगी आपकी।
उसने उसके बाजू पर मुक्का मारा। जान तो अब मैं तुम्हारी निकालूंगा, कहते हुए दानिश ने एक ही झटके में उसे खुद के और करीब कर लिया। यास्मीन हकलाते हुए उसे देखने लगी। दानिश ने लाइट्स तक कम नहीं की, वो बस उसे देख रहा था, उसे महसूस कर रहा था। अचानक दानिश थोड़ा उदास हुआ और धीरे से बोला, आई एम सॉरी। उसकी कमजोर हालत देखकर दानिश खुद को कसूरवार महसूस करने लगा था। उसके मुंह से माफी सुनकर यास्मीन का दिल भर आया। वो चेहरा छुपाकर फुट फुट कर रोने लगी। बहुत बुरे हैं आप, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं, इतना टॉर्चर किया, अगर मैं मर जाती तो। अल्लाह ना करे मेरी जान। दानिश ने उसे तुरंत खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उन दोनों के दिल एक ही धुन में धड़क रहे थे। अच्छा सुनो, नहीं बताना तो मत बताओ, बस इतना कह दो कि जो मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो वो सच है। उसने यास्मीन की भीगी पलकों को देखते हुए पूछा। यास्मीन बिना कुछ कहे उसके सीने में और गहराई से छुप गई। दानिश को अब जाकर चैन मिला था। यास्मीन को इस हाल में देखकर वो खुद भी एक पल के लिए सुकून से रह नहीं पाया था। उसका यूं अचानक भाग जाना दानिश के दिल पर घाव कर गया था। सच तो ये था कि निकाह से पहले उसे यास्मीन से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन शादी के बाद वो कब उसके दिल पर राज करने लगी उसे पता ही नहीं चला। वो यास्मीन की भीगी आंखों को चूमते हुए उसे बहला रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। अजीब बात थी, कहा तो यास्मीन उसके करीब आने से डर रही थी, और अब उसका अचानक पीछे हट जाना उसे खटक रहा था। क्या हुआ, उदास हो गए? यास्मीन ने मुंह फेरते हुए पूछा। उसकी इस बात ने दानिश का बचा कुचा सब्र भी तोड़ दिया। पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? दानिश ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसे प्यार से झिड़का। बेकार की बातें मत सोचा करो। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि मैं बीवी उसे ही बनाऊंगा जो मेरे लेवल की होगी? तभी तो आप पीछे हट गए, यास्मीन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, जिसे सुनकर दानिश हैरान रह गया। सह पाओगी मुझे? दानिश ने उसके और करीब आकर धीरे से पूछा। तो यास्मीन के रोंगटे खड़े हो गए। कोई डाउट है आपको? यास्मीन के इस कॉन्फिडेंस पर दानिश ने उसे इम्प्रेस होकर देखा और उसके माथे पर किस किया। इन 2 महीनों में तुम इतनी कमजोर हो जाओगे और इतनी ज्यादा जिद्दी निकलोगी, इसका मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। मतलब? यास्मीन ने उसके सीने पर सिर रखकर पूछा। दानिश बेड से उठा और अलमारी के वो हिस्से खोले जिन्हें यास्मीन ने आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। वहाँ खाने पीने की चीजों का ढेर देखकर यास्मीन के होश उड़ गए। स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और अलमारी के अंदर ही एक छोटा सा फ्रिज। वो बस देखती रह गई। उसे कभी लगा ही नहीं कि यहाँ ये सब भी हो सकता है। ये सब तुम्हारे लिए था यास्मीन, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुमने तो देखने की जहमत तक नहीं की। माना मैं थोड़ा सख्त हूँ, पर इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ। दानिश अपनी गलती मान रहा था। उसने उसे गोद में उठाया और फ्रिज के पास ले गया। वहां से जूस निकाल कर उसे पिलाया। यास्मीन की आंखों में आंसू थे। उसने चुपचाप जूस पिया। फिर दानिश कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर बेड पर आ गया जहाँ यास्मीन बैठी थी। शर्ट पहन लीजिए ना, बहुत ठंड है। यास्मीन ने जब उसे बिना शर्ट के देखा तो आखिरकार बोल ही पड़ी, तुम हो ना मुझे गर्म रखने के लिए। दानिश ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शरारत से कहा। उसका ये बदला हुआ अंदाज यास्मीन को बहुत अच्छा लग रहा था। उस रात दोनों ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। यास्मीन जब अपने माँ बाप के गले लगी तो मानो उसे जन्नत मिल गई। इन 2 महीनों के दर्द को भुलाकर माँ बाप ने भी अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आखिर वो भी तो अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे। सब जानते थे कि यास्मीन दानिश से प्यार करती थी, लेकिन दानिश का गुस्सा और लापरवाही देखकर वो कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाई। इसी वजह से वो अपने पापा की पसंद के रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। पर वो भागी क्यों, ये सवाल अब भी सबको परेशान कर रहा था। पापा, आपको फरीदा बुआ याद है? यास्मीन की बात सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं शादी वाले दिन घर से नहीं भागी तो वो मम्मी को जान से मार देगी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सबको लगा जैसे काटो तो खून है। ये क्या बकवास है? उनका तुमसे कांटेक्ट कैसे हुआ? यास्मीन ने फिर पूरी हकीकत बता दी। जोया जो उसकी दोस्त बनी हुई थी, असल में फरीदा बुआ की बेटी थी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर यास्मीन की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाया था। उन्हें लगा था कि भागने के बाद घर वाले यास्मीन को जान से मार देंगे, लेकिन दानिश के साथ उसके निकाह ने उनका खेल बिगाड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि यास्मीन दानिश के घर में ही है तो उन्होंने जोया को साजिश के तहत दानिश की लाइफ में एंट्री दिलाई। दानिश भी जानबूझकर यास्मीन को जलाने के लिए जोया को करीब लाया, लेकिन वही यास्मीन का सब्र टूट गया और उसने सब सच बता दिया। फरीदा इतना गिर जाएगी और मेरी बेटी का इस्तेमाल करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शगुफ्ता बेगम ने रोते हुए यास्मीन को गले लगाया। फरीदा की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। उन्हें पुलिस के हवाले करने की तैयारी थी, लेकिन पकड़े जाने पर फरीदा ने अपने भाई से हाथ जोड़कर माफी मांग ली। वो नफरत की आग में अंधी हो चुकी थी। यास्मीन के कहने पर सबने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि यास्मीन किसी का बुरा नहीं चाहती थी। यास्मीन, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाई तुम? दानिश ने उसे छेड़ते हुए पूछा।
वे दोनों अब हनीमून के लिए कनाडा में थे। बर्फबारी का मजा लेते हुए यास्मीन दानिश के सीने से लगी हुई थी। वे दोनों चेयर लिफ्ट पर बैठे थे और पूरी तरह गर्म कपड़ों में कवर थे। ये सब अल्लाह की देन है मिस्टर दानिश खान। और सोचिए, अगर फरीदा बुआ ये चाल ना चलती तो मुझे मेरा प्यार कैसे मिलता? यास्मीन ने शरारत से अपने आईब्रो ऊपर करके पूछा। दानिश उसे खिलखिलाते देख दिल से मुस्कुराया और उसके लबों को अपने गिरफ्त में ले लिया। यास्मीन ने उसे घुरा तो वो बोला, आज से कोई शर्म लिहाज नहीं मेरी जान। पिछले 1 महीने से खाना अपने जज्बात दबाकर बैठा था, लेकिन अब और नहीं। वाकई यास्मीन बहुत स्ट्रांग थी। अजूब की नहीं, उसने सजा काट ली पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं किया। आखिरकार झुकना दानिश को ही पड़ा। भले ही मर्द आसानी से माफी नहीं मांगते, लेकिन यास्मीन का दिल साफ था। उसने तय कर रखा था कि जिस दिन दानिश अपना ईगो छोड़कर माफी मांगेगा, वो उसी दिन उसे सब सच बता देगी और उसे माफ भी कर देगी। और वही हुआ। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी जगह सही होते हैं तो बार बार सफाई देने या किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। खामोशी से अपनी सजा काट लेना और अपने वसूलों पर डटे रहना ही हमारी ताकत बनती है। अंत में वक्त खुद गवाही देता है और गलतफहमी पालने वाले इंसान को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यास्मीन और दानिश की ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।